Hello everyone, welcome to physics class. My name is Anjum and today we are going to discuss the very important topic of 11th class which is work. तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है 11th क्लास का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, आज सीखने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है वर्क। 9th क्लास में भी हमने वर्क के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ करके हम आए हुए हैं, जहां पे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर वहां पे भी हमें पढ़ना था। उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम यहां पे पढ़ेंगे जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जहां पे भी वर्क मुझे समझ आता है और जहां पे भी हमें लगता है कि वर्क एक वर्ड आता है, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो जाता है, क्योंकि लेमैन लैंग्वेज का वर्क, एक लेमैन का वर्क और एक फिजिक्स का वर्क दोनों अलग अलग है। अगर मैं सुबह से लेकर के शाम तक इस दीवार को पुश करता रहूं, मैं पुश कर रहा हूं सुबह से लेकर के शाम तक यहां पे खड़े होकर के, और अगर मेरे से कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं सामने वाले को यह आंसर दूंगा। अगर मैं लेमैन हूं, मुझे फिजिक्स नहीं आती है, तो मैं सामने वाले को यह आंसर दूंगा कि मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क। But beta, in physics, if you are pushing the wall from morning to evening, then you are doing no work or I am doing no work. Because in physics, to do work, there are certain conditions which we have to follow. अगर मैं अपने सर पे एक बड़ा सा 50 किलो का बोझा लेकर के और मैं खड़ा रहूं और मैं सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे खड़ा रहूं और सामने आने वाला कोई मेरे से पूछे कि क्या कर रहे हो, तो अगर मैं लेमैन हूं, मुझे फिजिक्स नहीं आती है, तो मैं कहूंगा कि मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मैं इस बोझे को लेकर के सर पे खड़ा हूं। बट इन फिजिक्स वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क बेटा, क्योंकि फिजिक्स में काम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन जो हमारा ये है वर्क करने के लिए, कंडीशन नंबर 1, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क तभी होता है जब उस पे फोर्स अप्लाइड हो। मीन्स कि फॉर वर्क द फर्स्ट कंडीशन इज फोर्स मस्ट अप्लाइड। अगर फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा कहीं पे भी, तो वर्क नहीं हो रहा है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है वर्क करने का कि इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेस। आप कितना भी फोर्स लगा लो, आप सुबह से शाम तक फोर्स लगा लो, और अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। मैं सुबह से लेकर के शाम तक या अभी से लेकर के कल तक इस दीवार को पुश करता रहूं और ये दीवार अपनी जगह से न हिले, ये दीवार अपनी जगह पे खड़ी है, तो मैं कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूं। वर्क करने के लिए दो कंडीशन का साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। जब मैं फोर्स लगाऊं और जब कोई भी फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट का उस समय डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। कोई ये जरूरी नहीं है कि ये जिस फोर्स से को आप अप्लाई कर रहे हैं उसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। किसी और फोर्स की वजह से भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सो वेरी सिंपली बेटा, आपको ध्यान में रखना है कि वर्क करने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। पहला कि द फोर्स मस्ट अप्लाइड एंड द सेकेंड वन कि ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेस्ड। इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली देन वर्क इज सेड टू बी डन। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो गए तो फिर वर्क होंगे, नहीं तो वर्क नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ऐसे इस दीवार को पुश कर दिया, इसको पुश करके छोड़ दिया और मैं अपना दूसरा काम करने लगा और ये दीवार बाद में गिर गई, तो मैं कहूंगा कि मैंने वर्क किया है। जिस मोमेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपने फोर्स लगाया है, उस इंस्टेंट पे इस दीवार का मूव करना या ऑब्जेक्ट का मूव करना मैंडेटरी है फिजिक्स में वर्क होने के लिए। सो लेमैन का वर्क जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है फिजिक्स के वर्क से। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको कि देयर आर टू कंडीशंस फॉर द वर्क डन। वन इज फोर्स मस्ट अप्लाइड एंड द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेस्ड। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड हैं तो वर्क होगा, नहीं तो बेटा यहां पे वर्क नहीं होगा और फिजिक्स में वर्क यहां पे जीरो हो जाएगा।
आइए अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी हाउ टू फाइंड द वर्क डन। अलग अलग कंडीशन में हम वर्क निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करने जा रहे हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मतलब हम एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो कांस्टेंट है। एक ऐसा फोर्स हम लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। एक ऐसा फोर्स हम लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट पे मैंने यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। सो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है, दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल नॉट चेंज एज द टाइम पासेस। अगर मैं इसी जगह पे आपसे कहता कि एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स लगाया एंड दिस फोर्स इज 10x स्क्वायर। बेटा दिस इज अ वेरिएबल फोर्स और इस फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 था, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, तो फोर्स की वैल्यू 0 थी। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 है तो फोर्स की वैल्यू क्या है, यहां पे 10 है। और जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 है तो फोर्स की वैल्यू यहां पे 2 2 4 into 10 यानी कि 40 न्यूटन हो जाएगा। बेटा फिजिक्स में वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालने का अलग मेथड है और कांस्टेंट फोर्स से हमें वर्क निकालने का अलग मेथड है। तो सबसे पहले 1 by 1 हम सीखने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम सीखना जा रहे हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो फिजिक्स में बेटा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो डिफाइंड है, द वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है वर्क निकालने का। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज वर्क डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है, हमें पता है, हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट के वेक्टर प्रोडक्ट के दो तरीके हैं हमारे पास। वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ी बहुत बात आपको याद होगी, नहीं याद होगी तो थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि a डॉट बी, इफ आई एम राइटिंग a डॉट बी, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे वेक्टर का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं और इस a डॉट बी का बेटा जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ए बी कॉस थीटा। और ये a डॉट बी एक स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है। दूसरा तरीका है इसको a क्रॉस b करने का, मतलब यहां पे दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। a क्रॉस b इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज a b sin थीटा। मतलब the magnitude of a cross b is defined as ab sin theta, as we studied that the resultant of a cross b is a vector quantity, where a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, and the sin theta or the theta is the angle between a and b। ये वेक्टर a और वेक्टर b का ये बीच का एंगल है। वैसे डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ए बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे बेटा वर्क निकालते टाइम हम क्या कर रहे हैं, वर्क कांस्टेंट फोर्स से अभी हम वर्क सीख रहे हैं, तो हमें फोर्स हमारे पास दिया गया होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, दोनों के बीच का एंगल हमें पता होगा और हम इसका वर्क कैसे, हम इसका डॉट प्रोडक्ट करके इसका वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमने ये कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 0 डिग्री। अगर हमने फोर्स आपने यहां लगाया है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का ऊपर हो रहा है, देन द एंगल इज 90 डिग्री। मींस द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री, द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 90 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। ये निकालना हमें ऑलरेडी आता है। तो वेरी सिंपली हमें याद रखना है बहुत आसानी से कि अगर हमें कहीं पे कांस्टेंट फोर्स से वर्क निकालना है तो हमें वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कर देना है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक डॉट प्रोडक्ट निकालना है।
बेटा अगर मैं आपसे पूछूं अब कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, हालांकि 9th क्लास में भी हमें पढ़ करके हम आए हुए हैं और आप सब जानते हैं कि वर्क स्केलर है या वेक्टर है, तो आप कहेंगे कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, या शायद आपको याद होगा। मैं आपसे पूछूं कि क्यों वर्क स्केलर है, तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, जिसमें डायरेक्शन होता है उसमें वो वेक्टर है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता वो स्केलर हो जाता है। बेटा हम यहाँ पे डायरेक्शन की चर्चा ना करते हुए अगर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जस्टिफाई करें कि वर्क स्केलर क्यों है, तो ये बहुत आसानी से हमें पता चल जाएगा कि वर्क स्केलर इसलिए है क्योंकि ये वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर and the resultant of dot product of two vector is always a scalar quantity. So very simply you can say that work is the dot product of two vector. That is the reason that's the reason that why work is a scalar quantity. What is the SI unit of work? थोड़ा सा वो भी सीखते हैं हम। SI unit of work क्या होता है? SI unit of work is SI unit of work is बेटा जोल। SI यूनिट ऑफ जो वर्क होता है वो जोल होता है, यानी कि 1 जोल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इसको सिंपल तरीका है डिफाइन करने का कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 जोल, हाउ वी कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 जोल। मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है, तो हम सिंपली कहेंगे कि अगर एक किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है और अगर दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज अ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वी कैन सिंपली से दैट दिस फोर्स इज अ 1 न्यूटन। किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के ऑब्जेक्ट पे लगे और उस ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, वैसे फोर्स को हम 1 न्यूटन का फोर्स कहते हैं। सिमिलरली वी कैन डिफाइन एज 1 जोल कि अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्प्लेस हो गया, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 1 जोल। व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क? बेटा CGS यूनिट ऑफ वर्क इज ऑल्सो वेरी सिंपल, अर्ग। आई होप कि आप सबने 9th क्लास में भी ये सुना होगा कि CGS unit of work is erg. The relation between joule and work is 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. 1 joule में बेटा 10 to the power 7 erg होता है। कैसे इसको डिफाइन करें, कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं इसको? हमें एक रिलेशन तो ऑलरेडी पहले से पता है कि 1 न्यूटन में 10 to the power 5 डाइन होता है। कुछ बच्चे इसको डायन कहते हैं, बेटा ये डायन नहीं है, ये डाइन है। तो अगर मैं 1 न्यूटन मीटर यानी कि 1 जूल को 1 न्यूटन मीटर को मुझे CGS में कन्वर्ट करना है, तो मैं 1 न्यूटन की जगह पे 10 to the power 5 डाइन लिखूंगा। और CGS में जो लेंथ का यूनिट है बेटा वो सेंटीमीटर हो जाता है, तो 1 मीटर की जगह पे मैं 10 to the power 2 सेंटीमीटर लिखूंगा। तो यहां से ये 1 जूल जो बन जाएगा वो 10 to the power 5 डाइन, न्यूटन को मैंने फोर्स को CGS में कर दिया तो 10 to the power 5 डाइन, और 1 मीटर में 10 to the power 2 सेंटीमीटर हो जाता है। सो ये 1 जूल की वैल्यू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर हो जाता है। और बेटा इसी डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग के नाम से जानते हैं। सो यहां से 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग आसानी से हमें मिल जाता है। तो 2-3 बातें आज हमने सीखा, मैं आपको रिपीट कर देता हूं आज की इस लेक्चर में कि वर्क करने के लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज दैट फोर्स मस्ट अप्लाइड एंड द सेकंड वन इज दैट ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेस्ड। If these 2 conditions are satisfied simultaneously, then work is said to be done. Very simple. And the work is a scalar quantity. Why it is a scalar? Because it is the dot product of 2 vector, that is F and S. I hope आपको समझ आ गया होगा। The SI unit of work is joule and the CGS unit of work is erg. What is the relation between joule and erg? 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. बेटा जब भी आपको कांस्टेंट फोर्स से वर्क निकालना हो
तो आप बहुत आसानी से एफ डॉट एस करके आप वर्क निकाल सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये है बेटा कि वाई वी आर डूइंग एफ डॉट एस। हम वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम एफ डॉट एस क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूं कि वाई वी आर डूइंग एफ डॉट एस। बेटा ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स मैंने यहां एफ लगा दिया और ये ऑब्जेक्ट का में कोई डिस्प्लेसमेंट एस आ गया और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। आप कह रहे होंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने स्लाइंटिंग फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे, कभी वहां पे ट्रॉली को ऐसे आपने खींचा होगा कि ट्रॉली को जब एयरपोर्ट में हम मूव करा रहे होते हैं तो स्लैंटिंग फोर्स लगा रहे होते हैं और वो ट्रॉली हमारे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ट्रेवल कर रही होती है। अब बेटा इसमें जब मैं वर्क निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको बताया है वर्क निकालने के लिए। आप कहोगे सर आपने कहा वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो हम एफ डॉट एस कर देते हैं। वेरी सिंपल, एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा वाई वी आर डूइंग एफ डॉट एस, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं एफ डॉट एस क्योंकि हम ये चाहते हैं कि फोर्स का वो एक कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो उसको लेकर के आया जाए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इन दी टू कंपोनेंट, वन इज एफ कॉस थीटा हेयर एंड अदर वन इज एफ साइन थीटा हेयर। बेटा एज यू कैन सी बहुत सिंपली आप इसको देख सकते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वो एफ कॉस थीटा लग रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफ जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा था वो ऑब्जेक्ट पे लग तो रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। वो जो फोर्स लग रहा है वो उसका एक कंपोनेंट, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा उसका एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा वर्क निकालते टाइम एफ डॉट एस करने का मकसद यही है कि हम फोर्स का वो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है उसको लेकर के आए। तो हमने यहां से वर्क निकाला, तो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ कॉस थीटा एंड हियर इट इज एस, सो इट विल बिकम एफ एस कॉस थीटा और इसीलिए ये एफ डॉट एस बन जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्क निकालते टाइम हम डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। आपको समझ में भी आना चाहिए कि हम एफ डॉट एस क्यों कर रहे हैं। और बेटा ये जो एफ डॉट एस है ये हमने केवल वर्क निकाला है जहां पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। वहां पे जब वेरिएबल फोर्स लग रहा होगा, हमें पता है वेरिएबल के केस में हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ता है, हम इंटीग्रल की कैलकुलस का यूज करेंगे और हम बात लेटर अगले सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वो कैसे निकालते हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं हम अगली बार और अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।